चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं। आज हम एक ऐसे पैराडॉक्स, एक ऐसी उलझन को डिकोड करने वाले हैं जो शायद आज के वक्त की सबसे बड़ी आयरनी है। हम बात कर रहे हैं जेन जी लोनलीनेस क्राइसिस की। मतलब हिस्ट्री की सबसे डिजिटली कनेक्टेड जनरेशन, जिसके पास दुनिया भर के टूल्स हैं बात करने के लिए, आखिर वही जनरेशन सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल आइसोलेशन यानी अकेलेपन का शिकार क्यों है? 73%। अगर हम इस स्टैगरिंग स्टैटिस्टिक को ध्यान से देखें तो सच्चाई बिल्कुल साफ हो जाती है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक लगभग 3/4 जेन जी इंडिविजुअल्स रिपोर्ट करते हैं कि वो अंदर से पूरी तरह अकेला महसूस करते हैं। हजारों डिजिटल इंटरैक्शंस और एंडलेस फॉलोअर्स होने के बावजूद ये हाल है। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस होने का मतलब असली कनेक्शन होना बिल्कुल नहीं होता। तो इस टॉपिक को हम 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, अकेलेपन की बायोलॉजी। दूसरा, डिजिटल रीवायरिंग। तीसरा, अलगाव का मनोविज्ञान। चौथा, अलग अलग जेंडर्स का एक्सपीरियंस। और पांचवा, असली कनेक्शन बनाने के आसान उपाय। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, द बायोलॉजी ऑफ आइसोलेशन। आखिर अकेला होना फिजिकली कैसा लगता है? अक्सर हमें लगता है कि अकेला होना मतलब किसी कमरे में अकेले बैठे रहना। लेकिन सच तो यह है कि लोनलीनेस सिर्फ फिजिकल आइसोलेशन नहीं है। ये एक ऐसी डीप साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां इंसान भरी भीड़ में भी बिल्कुल अनदेखा, मिसअंडरस्टूड या रिप्लेसेबल महसूस करता है। आसपास लोग तो हैं, पर अंदर से कनेक्शन टोटली मिसिंग है। और इसका फिजिकल असर, ये सच में डराने वाला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक कमाल की रिसर्च बताती है कि क्रॉनिक लोनलीनेस यानी लगातार अकेला महसूस करना हमारी बॉडी को उतना ही फिजिकल डैमेज पहुंचाता है जितना रोजाना 15 सिगरेट्स पीना। ये कोई छोटी मोटी उदासी नहीं है, ये लिटरली शरीर को अंदर से तोड़ रहा है। होता क्या है कि जब आइसोलेशन बढ़ता है तो हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, नींद पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है और ओवरऑल लाइफ स्पैन तक कम हो जाती है। जब दिमाग ये सिग्नल देता है कि हम अकेले हैं तो हमारी पूरी बायोलॉजी ब्रेकडाउन मोड में चली जाती है। अब आते हैं इसके रूट कॉज पर। पॉइंट नंबर 2, द ग्रेट डिजिटल रीवायरिंग। ये क्राइसिस अचानक हवा से तो आया नहीं। सोशल साइकोलॉजिस्ट जॉनथन हेट एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे वो द ग्रेट रीवायरिंग कहते हैं। उनके अनुसार एक पूरी जनरेशन का असली बचपन छीनकर एक असुरक्षित डिजिटल दुनिया से रिप्लेस कर दिया गया। एक ऐसा बड़ा एक्सपेरिमेंट जिसके परिणाम अब फाइनली सामने आ रहे हैं। इस डेवलपमेंटल क्लैश को समझने के लिए इस टाइमलाइन को देखते हैं। मान लीजिए 1998 में पैदा हुए किसी बच्चे को 2010 में यानी सिर्फ 12 साल की उम्र में पहला स्मार्टफोन मिलता है, एक हाईली एडिक्टिव डिवाइस। लेकिन हमारा दिमाग का डिसीजन मेकिंग सेंटर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो जाकर 25 साल की उम्र में यानी 2023 में फुली डेवलप होता है। मतलब दिमाग के पूरी तरह तैयार होने से सालों पहले ही एक ग्लोबल डिजिटल दुनिया में एंट्री दे दी गई। और फिर आई महामारी, जिसमें आग में घी का काम किया। उस दौरान अकेलेपन में एक मैसिव 40% का स्पाइक देखा गया। लॉकडाउन्स में फिजिकल इंटरैक्शन 0 हो गया तो हमारी सोशल मसल्स एकदम वीक हो गई। इसीलिए जब दुनिया वापस खुली तो नॉर्मली इंटरैक्ट करना और भी मुश्किल लगने लगा। चलिए अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ डिस्कनेक्शन। ऐसे कौन से माइंड गेम्स हैं जो आइसोलेशन को और बढ़ा रहे हैं? हमारा दिमाग आज भी हजारों साल पुराने मोड पर चलता है जिसे हाइपर विजिलेंस मोड कहते हैं। पुराने जमाने में अपने ग्रुप से अलग होने का मतलब था सीधे मौत। आज के वक्त में जब कोई डिजिटल मैसेज इग्नोर होता है ना, तो हमारा प्राइमल ब्रेन वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे सामने कोई जंगली जानवर खड़ा हो। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होता है और इंसान और ज्यादा दूरियां बनाने लगता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। लियोन फेशिंगर की 1954 की सोशल कंपैरिजन थ्योरी अब एकदम नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। पहले हम खुद को अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करते थे, पर अब यह स्केल ग्लोबल हो चुका है। 24/7 पूरी दुनिया की केयरफुली क्यूरेटेड परफेक्ट लुकिंग जिंदगियों से कंपैरिजन चलता रहता है, जिससे खुद की वैल्यू कम लगने लगती है। एक और नया वर्ड है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, फबिंग यानी फोन स्नबिंग। जब कोई पास बैठा हो और हम उन्हें इग्नोर करके फोन स्क्रॉल करते रहें। ये बड़ी छोटी सी आदत लगती है, राइट? पर एक्चुअली ये सामने वाले को साइलेंटली बता रहा होता है कि उनकी उतनी वैल्यू नहीं है। इससे डीप साइकोलॉजिकल एब्सेंस पैदा होती है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, द जेंडर्ड एक्सपीरियंस। अब ये आइसोलेशन का पैटर्न लड़कों और लड़कियों में थोड़ा अलग तरीके से दिखता है।
सोसाइटी के प्रेशर में लड़कों में इमोशंस को दबाने की आदत पड़ जाती है, क्लोज फ्रेंडशिप्स की कमी होती है और उनका अकेलापन अक्सर गुस्से या विड्रॉल के रूप में बाहर आता है। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों को अपीयरेंस के लगातार रियल टाइम जजमेंट का सामना करना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा असुरक्षा और डर पैदा होता है। इस विजुअल दुनिया का असर कितना एक्सट्रीम है, इसका अंदाजा यहां से लगता है कि सिर्फ 30 मिनट्स, हाँ सिर्फ आधा घंटा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से टीनेज गर्ल्स में बॉडी इमेज सेटिस्फैक्शन ड्रास्टिकली गिर जाता है। ये क्लियर कट दिखाता है कि डिजिटल दुनिया कितनी तेजी से इनएडिक्वेसी की फीलिंग्स को एम्पलीफाई कर सकती है। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, रीवायरिंग फॉर रियल कनेक्शन। इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक स्टडी में 143 स्टूडेंट्स पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया और रिजल्ट बिल्कुल माइंड ब्लोइंग थे। उन्होंने अनलिमिटेड सोशल मीडिया यूज करने की जगह अपना टाइम सिर्फ 10 मिनट्स पर डे तक लिमिट किया, और पता है क्या हुआ? उनका लोनलीनेस और डिप्रेशन डायरेक्टली और ड्रास्टिकली कम हो गया। एक छोटी सी बाउंड्री बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकती है। और साइंस के पास एक बहुत ही उम्मीद भरी चीज है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग फिक्स नहीं है, वो फिजिकल बनावट को नए बिहेवियर और हैबिट्स के हिसाब से चेंज, रीऑर्गेनाइज और हील कर सकता है। इसका मतलब है कि अकेलेपन से होने वाले डैमेज को नए न्यूरल कनेक्शंस बनाकर पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? कदम बिल्कुल आसान है। स्टेप 1, फोन को साइड में रखना। स्टेप 2, अपनी एवरीडे लाइफ से किसी एक इंसान को चुनना। स्टेप 3, एक जेन्युइन टेक्स्ट मैसेज भेजना। और स्टेप 4, जब उनका जवाब आए तो उसको एक्चुअली ध्यान से पूरा सुनना। बस ये सिंपल सा प्रोसेस डोपामीन वाले फेक कनेक्शंस को बाईपास करके ऑथेंटिक और हीलिंग रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है जो हमें खुद से पूछने की ज़रूरत है। हम आखिर किस तरह का कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, रियल या सिर्फ डिजिटल? क्योंकि जब हमें ये समझ आ जाएगा, शायद वही इस पूरे क्राइसिस का सबसे बड़ा सोल्यूशन होगा।